हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग साकामोटो डेज का चैप्टर 5 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जब साकामोटो और शिन एक मार्केट घूम रहे होते हैं तो उनसे एक लड़की टकरा जाती है जिसका कि नाम लू होता है। उस लड़की के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे और फिर साकामोटो डिसाइड करता है उस लड़की का मदद करने के लिए। फिर उसके बाद वहाँ पर एक ट्विन सीरियल किलर का एंट्री होता है। वो दोनों भाई बहुत ही खतरनाक थे। उनमें से एक भाई साकामोटो को एक हिट दे देता है जिससे कि साकामोटो एक बगल की बिल्डिंग में घुस जाता है और फिर वो दोनों शिन और वो लड़की लू को भी मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी अचानक से साकामोटो वहाँ एंट्री लेके उनमें से एक किलर को इतना जोर से मारता है कि वो जमीन पर चिपक जाता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है उस पल को जब साकामोटो ने उस किलर को जमीन से चिपकाया था। साकामोटो ने उसे इतना जोर से हिट किया था जिससे कि उस जमीन में क्रैक आ गया था और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रैक बहुत बड़ा था। उस क्रैक के कारण वो सभी लोग उस बिल्डिंग के निचले हिस्से में आ जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है साकामोटो अपना धूल झाड़ता है। उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा छेद हो गया था। वो दोनों किलर भाई आपस में ही बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक भाई जिसका कि नाम सॉन ही होता है वो अपने दूसरे भाई से कहता है ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम क्या कहते हो बाचो। उसका भाई बाचो कहता है इसने तो सिर्फ एक फ्लोर ही तोड़ा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो अब समय आ गया है इस जोकर को मारने का। साकामोटो, शिन और लू तीनों ही उसे देख रहे होते हैं। तभी सॉन ही लू की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो चाबी हमें दे दो एक अच्छी लड़की की तरह और फिर हम तुम्हें एक अच्छी मौत मारेंगे। जिसपे कि लू गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि ये चाबी मेरे पेरेंट्स का ट्रेजर है, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये कभी तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर सॉन ही उसे भड़काते हुए कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा, ये बात तुम्हारे पेरेंट्स ने भी कही थी मरने से पहले, उनकी मौत भयानक थी, तुम उस चीज को बचाना चाहती हो अपनी जिंदगी से ज्यादा। और फिर कंटिन्यू करते हुए कहता है तुम लोगों का तो यहाँ से बचने का कोई चांस ही नहीं है। इतना सुनते ही लू भड़क जाती है और सोनी की तरफ भागती है उसे मारने के लिए। ये सब सोनी का प्लान था ताकि लू को गुस्सा दिला के लोग उसे आसानी से मार सके। शिन भी उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन साकामोटो उसे एम मौके पर पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। लू कहती है तुम ये क्या कर रहे हो और फिर शिन उसे समझाते हुए कहता है ये सब उनकी सस्ती चाल है, उसमें मत फंसो। लू अब हिम्मत हार के रो देती है और वो कहती है वो सेफ हम लोग का फैमिली ट्रेजर है, मेरे पिताजी इन कुत्तों के हाथ से मारे गए उस सेफ को बचाते हुए। और फिर सोनी भी उस पर हमला करने के लिए एक छोटा चाकू उसके तरफ फेंकता है लेकिन साकामोटो बीच में आके बहुत स्पीड में उसे पकड़ लेता है। सोनी भी ये सब देख के अब गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम इस चीजों से दूर रहो, मैं उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा दूंगा। जिसपे कि साकामोटो उस चाकू को उछालते हुए कहता है तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले किसके साथ क्या होना चाहिए। ये सुनते ही वो दोनों भाई अब साकामोटो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों अपना तलवार सामने करते हुए कहते हैं अब तैयार हो जाओ। और फिर हमें उनके टेक्निक के बारे में बताया जाता है जिसका कि नाम मायो रूई स्पेशल टेक्निक होता है। और फिर वो दोनों एक साथ साकामोटो के ऊपर स्लैशेस कर देते हैं लेकिन साकामोटो बड़े आराम से उन हमलों से बच जाता है। ये देख के बाचो हैरान हो जाता है। शिन साकामोटो के बगल में आके कहता है क्या आप ठीक है मिस्टर साकामोटो। साकामोटो अपना गर्दन पे हाथ रख के कहता है लगता है मुझे गर्दन में मोच आ गई। ये सब देख के सोन ही भी हैरान हो रहा होता है। वो अपने मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने हमारे सारे हमलों को डॉज कर लिया। जिंदगी में आज तक किसी ने हमारे हमलों को इतना अच्छा तरीका से डॉज नहीं किया है और ऊपर से ये बहुत भारी भी है, आखिर ये जिंदा कैसे है। और फिर वो दोनों भाई फिर से तैयार हो जाते हैं साकामोटो को मारने के लिए जिसपे कि शिन भी थोड़ा सा चिंता में आ जाता है। सोन ही कहता है तुम तीसरे बंदे होगे इस दुनिया में जिसने कि हमारा ये टेक्निक देखा होगा। और फिर से ये लोग वही टेक्निक यूज करते हैं जो कि इन लोगों ने पहले इस्तेमाल किया था साकामोटो पे। उससे पहले ये लोग कुछ करते हैं, साकामोटो एक बड़ा सा कैन लाके एक के सर पे बजा देता है और उसके हाथ में एक पेन भी था। साकामोटो ने इतना कस के उसके सर पे मारा था कि एक ही वार से वो नॉकआउट हो जाता है। अब सोनी को भी समझ में आ जाता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है और फिर अचानक से वो भी साकामोटो पे हमला करता है लेकिन साकामोटो के दूसरे हाथ में जो पेन था वो उससे सोनी का तलवार तोड़ देता है जिससे कि सोनी अब पूरी तरह से डर जाता है। वो अपने मन में कहता है ये कैसे पॉसिबल है। और फिर हमें दिखाया जाता है शिन को जो कि साकामोटो के हाथ में बैंडेज बांध रहा होता है। साकामोटो कहता है
बहुत समय हो गए मैंने किसी चीज को इतना टाइट से पकड़ा है। और फिर सोनी सोचता है कि वो साकामोटो से जीत नहीं सकता, इसलिए वो डायरेक्ट लू पे हमला करके उसे मार देगा। और वो ऐसा ही करता है, वो लू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि पीछे से सिन एक रस्सी से उसका गर्दन फंसा के उसे जमीन पर पटक देता है। और फिर साकामोटो भी उस मौके का फायदा उठा के सोनी के छाती पर एक बड़ा सा फ्रिज पटक देता है, जिससे कि वो भी नॉकआउट हो जाता है। साकामोटो ने उन दोनों भाइयों को अकेले ही निपटा दिया था। ये देख के लू भी हैरान होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो वहीं खड़ा होके एक क्रैब खा रहा होता है अपना कैलोरीज इनटेक कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो पतला ना दिखे। लू उन लोगों से फिर से पूछती है, तुम लोग हो कौन? जिसपे कि साकामोटो कहता है कि हम लोग बस शॉपकीपर्स है। जिसपे कि लू भी कहती है, तुम लोग बहुत अजीब हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लीडर वैंग को, जो कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स का लीडर था। वो कहता है अपना लोगों से, आखिर बाचो और सोनी कर क्या रहे? वो लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे? एक चाबी के लिए? वो हिडन सेफ मेरे सामने है, हम लोग सदियों से इसको ढूंढ रहे थे। जल्दी करो और इसे खोलो, हमें तो बस एक चाबी ही तो चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और सिन उसके पीछे आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं स्पेशल डिलीवरी। वो लोग सोनी और बाचो को भी लेके आते हैं, जो कि अभी भी बेहोश था। वो लीडर कहता है, तुम लोग अंदर कैसे आए? मेरे गार्ड्स कहाँ हैं? इससे पहले वो कुछ और कहता, लू उसे आके पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, चुप हो जाओ। अब वो लीडर घबरा जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो लू को देखते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। और फिर वो लू का पैर पड़ते हुए कहता है कि मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी, बस मुझे जिंदा छोड़ दो। लू उससे कहती है कि तुम्हारी माफी मेरे पेरेंट्स को वापस नहीं लाएगी। और फिर उससे कहती है, अब तुम नर्क में जाओगे। और लू उसे कूट देती है अच्छा से। सिन और साकामोटो भी वहीं थे। सिन कहता है, चलो अब कि हम लोग यहाँ है तो क्यों ना हम इसे मार दे। इतना सुनते ही साकामोटो अपने मन में सिन को मारने के बारे में सोचता है। सिन चिल्लाते हुए साकामोटो से कहता है, तुमने फिर से मुझे मारने के बारे में सोचा? लेकिन लू कहती है कि बस इतना काफी है। अगर मैं उन लोगों को मारने निकली जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, तब तो ये कभी रुकेगा ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि सबसे अच्छा रिवेंज अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना है। साकामोटो और सिन उसे चुपचाप सुन रहे होते हैं। और फिर लू उस सेफ को खोलने चली जाती है। सिन उसे चाइना करके पुकारता है और उसे जल्दी करने के लिए कहता है, जिसपे कि लू गुस्सा हो जाती है और उसे चाइना करके पुकारने से मना करती है और कहती है उसका नाम जाओ टैंग लू है। और फिर जब लू उस सेफ को खोल लेती है तो साकामोटो और सिन उससे पहले उसके अंदर घुस जाते हैं। सिन उससे कहता है, अच्छा हुआ तुमने इसे खोल दिया। लू उन दोनों से कहती है, तुम लोग मेरे से आगे क्यों जा रहे हो? और फिर उन दोनों के बीच से निकलती है उस तिजोरी को देखने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारा महंगे महंगे सामान रखे हुए थे। वहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलरीज थे। और फिर वहाँ पुराने पुराने बुक्स, सीडीज और टॉयज भी थे। यहाँ हर प्रकार का एंटीक पीस था। और फिर सिन को एक किताब मिलता है और वो किताब उठा के पढ़ने लगता है। वो किताब में सब कुछ लिखा हुआ था कि किस फैमिली ने उस तिजोरी में क्या क्या छोड़ के गए हैं अपने बच्चों के लिए। और फिर कहता है कि लू फैमिली का हर एक हेड अपने बच्चों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट छोड़ के जाता है, जो कि इस तिजोरी में अच्छे से रखा जाता है। यानी कि अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो सारे लू फैमिली के हेड्स का अलग अलग ट्रेजर होगा। यानी कि किसी को कुछ पसंद होगा तो किसी को वो पसंद नहीं होगा। और फिर हमें बताया जाता है कि दूसरे फैमिली के हेड को मांगा बहुत पसंद थी। यानी कि किसी को अगर मांगा पसंद है तो वो अपना फेवरेट मांगा अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा, और किसी को डॉल पसंद थी तो अपना फेवरेट डॉल अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएगा। ऐसे ही ये फैमिली अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सिन एक डॉल उठा लेता है और साकामोटो कुछ ज्वेलरीज और एक सोने से बनी टोपी को पहन लेता है। लू भी वो किताब लेके पढ़ने लगती है कि उसके पिता ने उसके लिए क्या छोड़ा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों एक जार की तरफ देख रहे होते हैं। ये एक छोटी सी बोतल थी, इसमें किसी प्रकार का शेक था, मिल्क शेक या चॉकलेट शेक जो होता है ना, वही था कुछ। उस पर एक कार्ड था। लू जब वो कार्ड को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था कि लू के पेरेंट्स लू के साथ ये ड्रिंक पीने वाले थे जब लू बड़ी हो जाती तब। ये पढ़ के लू इमोशनल हो जाती है और अपने पिता को याद करने लगती है। सिन भी वो कार्ड को पढ़ता है और फिर लू वो बोतल को पकड़ के कहती है कि इसमें लिखा है कि ये इस अर्थ का सबसे टेस्टीएस्ट शेक है और मैं इस शेक को तुम लोगों के साथ मिल के पीना चाहती हूँ। जिसपे कि साकामोटो और सिन भी मुस्कुरा देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है साकामोटो, सिन और लू तीनों बैठ के उस ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं। सिन साकामोटो से कहता है कि आपने उन बंस को अभी तक रखा हुआ था, जिसपे कि लू कहती है ये पिचकी क्यों है, जिसपे कि सिन बताता है ये तुम्हारे ही कारण है। लेकिन साकामोटो बोलता है ये अभी भी वैसे ही टेस्ट कर रही है जैसे कि इसे करना चाहिए। लू कहती है कि जापानीज पॉर्क बंस खराब नहीं है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है साकामोटो स्टोर का, जहाँ साकामोटो
साकामोटो एज यूजुअल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और सिन और लू उसके बगल में खड़ी थी। मतलब कि लू भी अब साकामोटो को ज्वाइन कर ली है। इस स्पीड से साकामोटो तो अपना गैंग खड़ा कर लेगा। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि साकामोटो के स्टोर में एक नया आइटम आया है जो कि पॉर्क बन है। हमें यह भी दिखता है कि सिन लू से खुश नहीं है कि वो साकामोटो को ज्वाइन कर ली है। सिन लू से कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसपे कि लू कहती है मेरे पास और कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। सिन चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे पास तो खजाना का पहाड़ है, तुम उसकी मदद क्यों नहीं लेती हो, जिसपे कि लू उसे कहती है क्या तुम चूतियो हो, मैं अपने फैमिली ट्रेजर्स को ऐसे नहीं बेचने वाली। सिन भी अब गुस्सा हो जाता है ये सुनते ही और लू उसे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि तुम बहुत छोटा सोचते हो। साकामोटो भी उन दोनों का लड़ाई देख के अपना सर खुजाने लगता है। अब सिन को भी गुस्सा आ रहा होता है। सिन उससे कहता है तुमने अच्छा से सामान को रैक पर नहीं सरियाया है, इसे इतना टाइट करके नहीं रखना था। और फिर सिन उसे कहता है कि किसी को भी इस आइटम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिन यहाँ पर उस पॉर्क बन के बारे में बात कर रहा होता है और फिर बताता है कि तुमने तो डिटर्जेंट को भी फ्रीज में रखा है, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही ये दोनों फनी वे में लड़ते हैं और फिर साकामोटो अपना सर टेबल पर रखते हुए उनसे कहता है कि चुप हो जाओ, मेरा सर दुख रहा है। और फिर हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो गाइस आपको ये चैप्टर कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।